All right, it's your O-level additional mathematics. Course code is 4037. It's May June 2021 and paper variant it's 2-1. So let's start. It's question number 1. Write the expression x square minus 6x plus 1 in the form of x plus a whole square plus b. बहुत ही आसान सवाल. पहले जो आपके पास लेफ्ट साइड पे लिखा है उसको तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया. आपने करना क्या है, आपने करना है कि इसको इस फॉर्म में लेके जाना है. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आइडेंटिटी एक्सपेंड करूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड देन प्लस बी. इसके बाद जो हम मेथड ऑप्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कि हम यहाँ पर कर रहे हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स. ठीक है, अच्छा कंपेयरिंग कोफिशिएंट हम किस किस का कर रहे हैं. हमारे पास तीन चीज़ें होंगी. फर्स्ट वन इज़ एक्स स्क्वायर, सेकेंड वन इज़ एक्स एंड थर्ड वन इज़ कॉन्स्टेंट जहाँ पर एक्स हमारे पास नहीं होगा. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर की तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1. अब हम बात करते हैं एक्स की. एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है -6 और हमारे पास राइट साइड पे कोफिशिएंट है पॉजिटिव 2a. तो ये आपस में इक्वेट हो जाएंगे. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a दैट इज़ -3. अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की. यहाँ पर पॉजिटिव 1 है और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है a स्क्वायर प्लस b. So you get 1 is equals to a square plus b. We have the value of a that is -3. So it will be 1 equals to -3 whole square plus b. 1 is equals to 9 plus b and b is equals to -8. ये आपका पहले का आंसर आ गया. अब हम इन वैल्यूज़ को इस ब्रैकेट में प्लेस कर देंगे जो आपको दिया हुआ है x plus a whole square plus b. That will be equals to x. a is what? -3 whole square. b is -8. ये आंसर. Hence write down the coordinates of the minimum point on the curve y equals to x square minus 6x plus 1. ये वही इक्वेशन है जो आपने यहाँ लिखी है जो कि हमारे पास इसके बराबर आई है. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? y equals to x minus 3 whole square minus 8. आपको मिनिमम निकालना है. बस ये देखें कि ये वाला ब्रैकेट ज़ीरो कहाँ होगा. ऐसी कौन सी वैल्यू मैं x को प्लेस करूँ कि ये ब्रैकेट ज़ीरो हो जाए. तो जब मैं x को 3 पुट करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो y की जो मिनिमम वैल्यू बचेगी आपके पास वो क्या बचेगी? ये तो ज़ीरो हो गया. 0 - 8 लीड्स टू -8. ये आपका आंसर है. कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3, -8. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2. वेरिएबल्स x and y are such that when ln y is plotted against ln x a straight line graph passing through the points 6 and 5 and 8 and 9 is obtained. Show that y equals to e power p x power q where p and q are integers. All right. जब x और y प्लॉट आपके हुए when ln y प्लॉट आपका हुआ ln x से. अगर मैं रफली बताऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक ln y था y एक्सिस पर और एक ln x था x एक्सिस पर. तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई. उसके दो पॉइंट्स मुझे दे दिए गए. एक मुझे दिया गया 6,5 और एक मुझे दिया गया है 8,9. मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. सबसे पहला काम मैं ग्रेडियंट निकालूंगा. What is gradient? Gradient is y2 minus y1 leads to 9 minus 5 divided by 8 minus 6. 9 minus 5 it's 4, 8 minus 6 is 2. So gradient is 2. Alright. Now we are looking for y intercept. मेरे पास इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन हो जाएगी ln y is equals to m ln x plus c. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास y पर ln y है और x पर ln x है. तो y equals to mx plus c की फॉर्म में आ गया. सी निकालने के लिए मैंने कोई एक पॉइंट को पिक करना है तो मैंने इसको पिक कर लिया. ठीक है, जहाँ पर y है वहाँ पर आ जाएगा 5, m की जगह 2. जहाँ पर ln x है वहाँ पर आएगा मेरे पास 6 प्लस c. 5 इक्वल्स टू 12 प्लस c. 12 को आपने शिफ्ट कर दिया. 5 माइनस 12 इज -7 इक्वल्स टू c. ऑलराइट. अब आपकी इक्वेशन क्या है? आपकी इक्वेशन बन गई अब ln y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू आ चुकी है 2, ln x and c is -7. इसके बाद मैं यहाँ पर ln की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ. तो ये आएगा ln y इज इक्वल्स टू 2 जो है हमारे पास x की पावर बन जाएगा -7. अब मैं यहाँ पर अगर ln e लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ln e हमारे पास बराबर होता है 1 के. फ़ायदा क्या हुआ? ln y इज इक्वल्स टू, क्योंकि डिवीजन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा ln ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई e टू द पावर 7. ऑलराइट. इसके बाद हमारे पास दोनों साइड पर ln कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू x पावर 2 एंड e टू द पावर -7. आपको जो इक्वेशन दी है वो क्या दी है? आपको इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर p
एंड x टू द पावर q। तो दोनों आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं p एंड q के, वो इंटीजर्स आ रहे हैं। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इनइक्वालिटी 4x माइनस 1 ग्रेटर देन। जब आपने साइन हटाया इनइक्वालिटी का तो आपको प्लस माइनस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 9, 4x माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 9। ऑलराइट, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 4, और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। यू गॉट x ग्रेटर देन 5/2 एंड यू गॉट x ग्रेटर देन -2। अब अगर मैं इसका रफली एक स्केच बनाऊं तो मेरे पास x के दो आंसर्स आ रहे हैं। एक आ रहा है मेरे पास -2 पर और एक आ रहा है मेरे पास 5/2 पर। ठीक है ना, मेरा रफली स्केच हो गया। ऑलराइट, आप यहाँ पर फोकस किसको कर रहे हो? ग्रेटर देन को। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है वी नीड टू गो आउटसाइड द कर्व। ऑलराइट, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें आएगा x ग्रेटर देन 5/2। आउटसाइड द कर्व में बिल्कुल सही लग रहा है कि 5/2 से अब ज़्यादा आएंगे तो हमें आउटसाइड द कर्व जाना है। ठीक है, और -2 से हमें लेस करना है। तो आपका जो दूसरा आंसर होगा विच इज़ x इज़ लेसर देन -2, ये आपके दो फाइनल आंसर्स हो गए। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 11 रूट एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सपोज करोगे। क्या आप कहोगे कि रूट x बराबर है मेरे पास y के। अगर रूट x मेरे पास बराबर है y के, सपोज कर मैं दोबारा लिखता हूँ ये स्टेटमेंट, रूट x बराबर है y के, और मैं दोनों साइड पर स्क्वायरिंग अप्लाई कर दूँ तो ये क्या होगा? ये मेरे पास बचेगा x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो जहाँ पर x है बेटा वहाँ वाई स्क्वायर, और जहाँ रूट x है वहाँ y आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। 2y स्क्वायर माइनस 12 2 ज़ार 24 एंड 8 3 ज़ार 24। 8y माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 2y कॉमन, inside the bracket y minus 4 minus 3 common, y minus 4 equals to 0, y minus 4 common, left over 2y minus 3 equals to 0. You got y minus 4 equals to 0 and you got 2y minus 3 equals to 0. तो आपके पास y का एक आंसर 4 आ गया, आपके पास y का दूसरा आंसर 3/2 आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर नहीं है। अब यहाँ पर आपकी सपोजिशन काम आएगी दोबारा से। आपने सपोज किया था कि रूट x बराबर है y के, रूट x बराबर है y के। एक आंसर y का आया मेरे पास 4 और एक आंसर y का आया मेरे पास 3/2। आई नीड टू डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। तो जब आपने स्क्वायर किया तो x इज इक्वल्स टू 16 एंड x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू a प्लस 210 dx where a and b are constant passing through the point 0 minus 4 and has a period of 480, find the value of a and of b. ऑलराइट, आपको ये बात मालूम है कि 10 का जो पीरियड होता है वो होता है हमारे पास 180। ऑलराइट, b आपका पीरियड डिफाइन कर रहा होता है और यहाँ पर जो पीरियड है दैट इज़ 480। तो अगर मैं यहाँ पर पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो पीरियड होता क्या है? पीरियड इज इक्वल्स टू बी 180 डिवाइडेड बाय बी, ये आपका पीरियड होता है। ठीक है, पीरियड आपको दिया हुआ है 480 इज इक्वल्स टू 180 आपको दिया हुआ है जो कि 10 का पीरियड होता है अपॉन बी। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ बी विच इज़ 180 डिवाइडेड बाय 480, 0 and 0 cancel, 6 3s are 18, 6 8s are 48. The value of b you got is 3/8. अब रही वैल्यू आपकी a की, तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 0 - 4। ठीक है, आपने सिंपल अपनी इक्वेशन लिखनी है y इज इक्वल्स टू a प्लस 210 bx और इस पॉइंट को आपने प्लेस कर देना है। जहाँ पर y है वहाँ पर -4 और जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर आपने 0 प्लेस कर दिया। तो 10 0 तो आपका 0 होता है, तो आपके पास a का आंसर आ जाएगा -4। नेक्स्ट पार्ट, ऑन दी एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ y फॉर वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 and 480। ऑलराइट, अब आपने अपने ग्राफ को प्लॉट करना है। जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a की जगह -4 प्लस 210 b इज़ वॉट
3/8 टाइम्स x। अब आपको यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ प्लेस करनी है x की, ताकि आप अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लॉट कर सको। अब 10 के ग्राफ में हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए 10 के ग्राफ में कि यार एसिम्पटोट किधर आएगा। और एसिम्पटोट क्या होता है हमारे पास? जहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर 10 का हमारे पास नॉर्मल कर्व हो, ठीक है ना, y = 10x होता है, तो वहाँ पर हमारा एसिम्पटोट 90 पर आ रहा होता है, ये हमें पता है। यहाँ पर जो आपका एंगल है दैट इज़ 3/8x, तो इसका आंसर पूरे का 90 कब होगा? अभी सॉल्व करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, 3/8x = 90 के x की वैल्यू 90 कब होगी? सिंप्लीफाई किया आपने, 3 1s are 3, 3 30s are 90, so you got x = 240। दैट मीन्स जब x 240 होगा तो आपका एसिम्पटोट आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, 240। ऑलराइट, अब 0 और 240 के बीच में क्या होगा? इनका मिड पॉइंट होगा, दैट मीन्स इट्स 120। सही। इसी तरह 120 और 480 के बीच में क्या होगा? इनका मिड पॉइंट होगा, दैट इज इक्वल्स टू 360। ऑलराइट, यहाँ पर वैल्यूज आएंगी 360, और जो मेरा एसिम्पटोट है वो मेरा 240 पर है, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। ऑलराइट क्लास, यहाँ तक क्लियर। अब आपने अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। कैसे करना है? बहुत सिंपल है। हमारे पास x और y, x की हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं? x हमारे पास 0 आ रहा है, 120 आ रहा है, 240 आ रहा है, 360 आ रहा है और 480 आ रहा है, ठीक है। जब x 0 है तो y आपके पास -4 है, जो कि आपको पॉइंट दिया हुआ है, तो पहला पॉइंट तो आ गया -4। जब x आपका 120 होगा, आपने इस इक्वेशन में x की जगह 120 प्लेस किया, तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट -2। ऑलराइट, कैसे होगा? वर्किंग करके बता रहा हूँ मैं आपको। y = -4 प्लस 210 3/8 एंड x इज़ व्हाट? x इज़ 120। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, यू विल गेट -2 एट द एंड। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? इट्स 240, जहाँ पर एसिम्पटोट बनेगा, तो यहाँ पर तो हमारे पास मैथ एरर है, इन्फिनिटी है यहाँ पर, तो ठीक है। आगे 360, जब आपने 120 की जगह 360 किया, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट -6। लास्टली, जब आपने इसकी जगह, एंगल की जगह 480 प्लेस किया, यू विल गेट -4। तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जिसको आपने यहाँ पर प्लॉट करना है। अब हमको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है। पहले मैं पॉइंट को मार्क कर देता हूँ। मेरे पास सारे पॉइंट्स नेगेटिव के आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं मार्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको हम ले लेते हैं -2 -4 -6। ऑलराइट, मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बनाओ। मेरे पास इसमें रफली अभी है नहीं, तो मैं इसको रफली स्केच कर रहा हूँ। 0 पर आपके पास पॉइंट क्या आ रहा है? -4, तो 0 पर मेरा एक पॉइंट आ चुका है -4। 120 पर पॉइंट क्या आ रहा है? -2। 240 पर मेरा इन्फिनिटी जा रहा है, दैट इज़ माई एसिम्पटोट। 360 पर आई एम गेटिंग -6, तो 360 पर आई एम गेटिंग -6। 480 पर आई एम गेटिंग -4, 480 पर -4। तो अब मैं इन पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करूंगा, तो -4 इस पॉइंट पे कनेक्ट किया एंड हेडिंग टूवर्ड्स माय एसिम्पटोट। इसी तरह यहाँ से एसिम्पटोट की तरफ से स्टार्ट होगा एंड कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स। ऑलराइट, तो ये आपका 10 का कर्व हो जाएगा, जहाँ पर आपके पास जो ये -4 वाली लाइन थी, दैट इज़ योर एक्सिस ऑफ कर्व। ऑलराइट, ये आपका 10 का कर्व कंप्लीट हो गया। Question number 5. The curve y = x² and y² = 27x intersect at O and the point A. Find the equation of the perpendicular bisector of OA. Firstly, आपको यहाँ पर simultaneous solve करना होगा। एक इक्वेशन है y = x², एक है y² = 27 टाइम्स x। ऑलराइट, तो आपने क्या करना है, अगर आप दोनों साइड पर यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दो, सो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या बना? y² = x⁴, राइट। y² की वैल्यू क्या है? 27x। इसको हम प्लेस कर देते हैं।
तो वाई स्क्वायर की जगह आ गया 27 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 माइनस 27 एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 एंड एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27। क्या करना चाहिए अब, वी नीड टू अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, सो यू गॉट x इज इक्वल्स टू 3। जब आपके पास x का कोऑर्डिनेट आ गया तो आप कोई भी एक इक्वेशन में इसको प्लेस कर दो। मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो आपके पास a का पॉइंट आ चुका है, x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 9। ऑलराइट, अब आपके पास एक पॉइंट O है और एक पॉइंट आपका A है। आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन OA। अगर मैं एक रफली स्केच करूं उसको, मैं ये कहूँगा A मेरे पास एक पॉइंट है 3,9, ये आ गया 3,9 और ये मेरे पास पॉइंट O है। इनको कनेक्ट करें, ये तो OA आ गया, ठीक है। आपको जो फाइंड करना है वो इक्वेशन इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर मिड पॉइंट। तो पहला काम अब हम निकालेंगे इसका मिड पॉइंट, ठीक है, O और A का मिड पॉइंट। फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो मिड पॉइंट इज 3/2, 4/2। ये तो मिड पॉइंट आ गया। दूसरी चीज, आपको O और A का ग्रेडियंट निकालना है। सो नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। फॉर्मूला इज m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 लीड्स टू 9/3 इक्वल्स टू 3। ये तो आपके पास O और A का ग्रेडियंट आया। जो परपेंडिकुलर ग्रेडियंट होगा वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। सो द परपेंडिकुलर ग्रेडियंट इज -1/3। ये ग्रेडियंट आपके बाइसेक्टर का है। अब आपके पास दोनों चीजें आ गई हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहाँ पर एक एरर हो गया, ये आपका 4 नहीं है, दैट इज योर 9/2। ऑलराइट, 9/2। तो आप इस पॉइंट को प्लेस करोगे, y माइनस 9/2 इक्वल्स टू m इज माइनस 1/3 x माइनस 3/2। ऑलराइट, ये आपके पास आपका x1 y1 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो y माइनस 9/2 इज इक्वल्स टू माइनस x/3 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस x/3 इज इक्वल्स टू 9/2 प्लस 1/2, y प्लस x/3 इज इक्वल्स टू 5। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, वेरिएबल x and y are such that y is equals to e to the power x/2 plus x cos 2x, where x is in radian. Use differentiation to find the approximate change in y as x increases from 1 to 1 plus h, where h is small. तो ये जो आपका क्वेश्चन है स्मॉल चेंज का है, जहाँ पर हमारा वर्किंग फॉर्मूला होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy ओवर dx। ये हमारा फॉर्मूला होगा, मेन फॉर्मूला। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे dy ओवर dx। उसके लिए यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई हो रहा है, तो ज़रा पहले मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज मेरा एक फंक्शन है x cos 2x, इसको मैं पहले अलग से कर लेता हूँ, x cos 2x। इसको ना मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं कहूँगा u बराबर है x के और v बराबर है cos 2x के। u डैश मेरे पास 1 और v डैश मेरे पास cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और फिर एंगल का डेरिवेटिव, दैट मीन्स इट्स 2। ऑलराइट, फॉर्मूला अप्लाई किया, u डेरिवेटिव ऑफ v दैट मीन्स 2 साइन 2x विद अ नेगेटिव साइन प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विच इज़ 1। इसका आंसर अगर हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो cos 2x माइनस 2x साइन 2x। ऑलराइट, ये मैंने इसको अलग डेरिवेट कर दिया। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन पे। हम यहाँ पे जब डेरिवेट स्टार्ट करेंगे तो मैं कहूँगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल
और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव, सो दैट विल बी 1/2 प्लस x cos 2x को मैं पहले ही डेरिवेट कर चुका हूँ, तो दैट इज cos 2x माइनस 2x साइन 2x। ऑलराइट, ये आपके पास इसकी डिफ्रेंसिएशन आ चुकी है। अब आपने x की वैल्यू प्लेस क्या करनी है, 1। ठीक है भाई, तो मैंने x की जगह जहाँ पर भी x था वहाँ पर अब मैंने 1 प्लेस करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 e टू द पावर 1/2 प्लस cos 2 1s are 2 माइनस 2 sin 2 1s are 2। ऑलराइट, मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर यहाँ पर रेडियन मोड पर होना चाहिए बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। सबको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई किया इसको तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा इट्स -1.4103। तो ये आपके पास आ गया dy/dx। ऑलराइट, मेन वर्किंग फार्मूला जो मैंने शुरू में बताया था आपको, दैट इज Δy/Δx इज इक्वल्स टू dy/dx। कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ पर स्मॉल चेंज होता है। यहाँ पर Δy आपको नहीं पता, लेकिन Δx पता है। कैसे, 1 से लेके जा रहा है 1 प्लस h। देखिएगा गौर से, अगर ये 1 से जा रहा है 1 प्लस h, तो जो आपका चेंज इन x हुआ ये तो खाली h हुआ। तो ये आ गया आपका h इज इक्वल्स टू, ये हम निकाल चुके हैं -1.41। ऑलराइट, तो जो फाइनल आंसर आएगा इट इज़ -1.41। ये h जाके मल्टीप्लाई हो गया, सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द टॉपिक quadratic equations। y equals to 2x plus 1 is tangent to the curve। सबसे पहली चीज़ टेंजेंट की कंडीशन को रिकॉल कर लें। टेंजेंट का मतलब ये हुआ b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। इसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे तो पहले हमें साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास दो इक्वेशन है, एक है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और एक है y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस kx प्लस k माइनस 2। दोनों साइड पर आपके पास y है, तो मैं दोनों को आपस में इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ इट विल बी 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x² प्लस kx प्लस k माइनस 2। इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो ये आ जाएगा 4x² प्लस kx। इस 2x को शिफ्ट किया तो दैट विल बी -2x प्लस k माइनस 2 अपनी जगह, और आपने प्लस 1 को शिफ्ट किया सो दैट विल बी -1। लेफ्ट पे आपके पास बच गया 0। क्या आया हमारे पास इक्वेशन, 4x² प्लस, इन दोनों में से मैंने x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा k माइनस 2 प्लस k माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और ये हो गया 0। आपको a b c मिल गया। a इज 4, b इज k माइनस 2 एंड c इज k माइनस 3। कंडीशन मैंने शुरू में डिफाइन कर दी थी, b² माइनस 4ac। दोबारा लिख रहा हूँ, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b इज वॉट, k माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4a इज 4, c इज k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, k² माइनस 4k प्लस 4 माइनस 4 4s are 16 times k minus 3 equals to 0. k² minus 4k plus 4 minus 16k plus 48 equals to 0. After that k² minus 4 minus 16 minus 20k plus 4 plus 48 plus 52 and equals to 0. इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आपके पास a की वैल्यू, b की वैल्यू सब यहाँ पर हाईलाइट है। b इज -20, तो जहाँ पर भी b आया -20 -20। a इज 1 and c is 52. Alright, so that will be 20 plus minus under root 20² is 400 minus 4 into 52. 4 into 52, it's 208 divided by
2. So 400 minus 208 and root of it, you will get 13.85. So it will be 20 plus minus under root 400 minus 208, it will be under root 192 divided by 2. अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब एग्जामिनर कह दे फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, दैट मीन्स यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर इन दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो अब आपने इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना होगा. 192 को आपने सिंप्लीफाई करना है. अब 192 क्या होता है हमारे पास? 192 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि ये होता है 48 टाइम्स 4. ऑलराइट, ये 192 बन गया आपके पास डिवाइडेड बाय 2. फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस, जब 4 रूट से बाहर आएगा तो इट विल बी 2 अंडर रूट 48 डिवाइडेड बाय 2. अब आप 2 कॉमन ले सकते हो, सो दैट विल बी 10 प्लस माइनस अंडर रूट 48. ये आपका आंसर. अगर आपने आंसर डेसिमल में दिया सो इट माइट लूज योर मार्क्स. फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू मतलब you cannot use calculator. Question number 8. In this question, A, B, C and D are positive constants. It is given that y equals to log a of x plus 3, log a of 2x minus 1. Explain why x must be greater than 1 upon 2. Alright. x क्यों ग्रेटर होना चाहिए? अगर आप x को 1 अपॉन 2 यहाँ प्लेस करते हो, मैं करके बता रहा हूँ आपको, देखिएगा. ये आपके पास लिखा है log a of 2, x की जगह 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो आपके पास ये आ जाएगा log a of 0. ऑलराइट, अगर आपके पास x की वैल्यू 1 अपॉन 2 से छोटी होगी तो आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है log के साथ, इट विल बी नेगेटिव. ऑलराइट, सो व्हाट इज योर स्टेटमेंट हियर? You can say that the argument of both logs must be positive. ये आपका रीजन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log a of 6 is equals to 2 times log a of y plus 3. एग्जैक्ट सॉल्यूशन का मतलब यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर हेयर. पहली चीज, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें अगर, तो log a of 6 लॉग कोफिशिएंट को पावर बना देता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा log a of y plus 3 होल स्क्वायर. फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि log a से log a कैंसिल हो गया. 6 इक्वल्स टू y plus 3 होल स्क्वायर. स्क्वायर का दुश्मन अंडर रूट साइन, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स. So you got y plus 3 is equals to under root 6, or you can say that y is equals to under root 6 minus 3. ये आपका आंसर. Part B, it says write the expression log a9 plus log ab multiply log root b9 of a in the form of c plus d log a9. Alright, यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो हमारे पास ये वाला लॉग होगा. ठीक है, तो इसी को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. इट्स log अंडर रूट बी 9a इज इक्वल्स टू, पहले मैं यहाँ पर चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास log 9a डिवाइडेड बाय log b, और इन दोनों की बेसिस में सेम करता हूँ, दैट इज log a, जो कि मेरे पास गिवन है. ठीक है, अब न्यूमरेटर में लग जाएगी हमारे पास आइडेंटिटी log a ऑफ 9 प्लस log a of a. in the denominator we have log a of, अच्छा ये यहाँ पर अंडर रूट बी है. ठीक है, अंडर रूट बी का मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा b टू द पावर 1 अपॉन 2. अब जो हमारी मेन इक्वेशन है ये वाली, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. तो मेरे पास इक्वेशन क्या है? log a ऑफ 9 प्लस log a ऑफ b टाइम्स log रूट बी 9 ऑफ a की जगह हमारे पास ये पूरा आंसर आ जाएगा. सो दैट विल बी log a ऑफ 9 प्लस log a ऑफ a, तो a ऑफ a तो log मेरे पास 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय log a ऑफ b टू द पावर 1 अपॉन 2. अच्छा, पावर 1 अपॉन 2 का मतलब हमें पता होता है कि log की पावर ये होती है कि log पावर को एज अ कोफिशिएंट बना देता है. ठीक है, फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि log a ऑफ b और log a ऑफ b आपका
कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास? अब आपके पास बचा log a of 9 प्लस log a of 9 प्लस 1। ये जो डिवाइड का 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा शिफ्ट होगा, सो दैट विल बी 2 टाइम्स, एंड हेयर यू नीड टू अप्लाई द ब्रैकेट, पूरे से मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बी log a of 9 प्लस 2 log a of 9 प्लस 2 log a of 9 plus 2 log a of 9, it will be 3 log a of 9 plus 2। ये आपका आंसर। Question number 9. A curve is such that d square y upon dx square is sine 6x minus pi over 2. Given that dy over dx is 1 upon 2 at the point pi over 4 and 13 pi over 12 on the curve, find the equation of the curve. Alright. मेरे पास ग्रेडियंट गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 1/2। मुझे इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है। आपको दिया हुआ क्या है? आपके पास है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 6x माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2। पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेट करना। इसको भी इंटीग्रेट किया तो आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब इंटीग्रेट होगा दैट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन का इंटीग्रल इट्स माइनस कॉस 6x माइनस पाई ओवर 2 and we need to divide it by with the derivative of angle, so it will be 1/6। alright, and plus c। अब ये c निकालने के लिए आपको ये पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है। dy by dx कितना है आपके पास? 1/2। तो जब dy over dx 1/2 होगा उस वक्त आपके पास x की वैल्यू क्या है? दैट इज गिवन, it will be 6 time and x is what? X is pi over 4 minus pi over 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, so it leads to minus 1/6 cos, LCM आ गया, it will be 4, so what you got, it will be 6 pi minus 2 pi plus c। सिंप्लीफाई करते हैं। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट करी आपने, ठीक है ना, माइनस था यहाँ के प्लस हो गया, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ c। तो आपके पास dy ओवर dx की इक्वेशन क्या आई? आपके पास dy ओवर dx की इक्वेशन आ गई, इट्स -1/6 cos 6x माइनस पाई ओवर 2 एंड c की जगह आ गया 1/3। अगेन आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, so now we are getting y is equals to, अब इसका इंटीग्रल -1/6 अपनी जगह, cos का इंटीग्रल इट विल बी sin 6x minus pi over 2 and then the derivative of angle, so you need to divide it by 6 here। alright, ये आपके पास इंटीग्रेट हो गया, प्लस 1/3x प्लस d, क्योंकि आप c ऑलरेडी ले चुके हो, दोबारा c ले नहीं सकते, इसलिए आपने d ले लिया। अब आप x और y की जगह ये वाला पॉइंट यूज करोगे जो आपको गिवन था, ठीक है। तो y की जगह जो वैल्यू आपकी आ रही है दैट्स 13 डिवाइडेड बाय 12 पाई इज इक्वल्स टू, it will be multiply, so that will be minus 1/36 sin 6 x की जगह आ जाएगा पाई ओवर 4 माइनस पाई ओवर 2 प्लस 1/3 x की जगह पाई ओवर 4 प्लस d। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सबको आपने सिंप्लीफाई किया, साइन पाई आपके पास 0 होता है, ठीक है, तो आपके पास d का आंसर आ गया पाई। अब जो आपका फाइनल आंसर होगा इक्वेशन ऑफ कर्व का, दैट विल बी, मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू -1/36 साइन 6x माइनस पाई ओवर 2 प्लस 1/3x प्लस d की जगह आ जाएगा पाई। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, with respect to an origin the position vector of the point a b and c are given, find the unit vector in the direction of ab। alright, सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी निकालने का बड़ा आसान सा हमारे पास वर्किंग फार्मूला है, इट विल बी ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का वेक्टर आपको दिया हुआ है, इट्स 10 and 3 माइनस ओ ए इज 6 and -5, so 10 minus 6 it's 4 and 3 plus 5 it's 8, so that is your vector a b। alright,
वी आर लुकिंग फॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी. उसके लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर 64 which is equals to under root 80. Alright, now the unit vector is in the direction of AB, its vector divided by its magnitude. So vector you have it's 4 and 8, और इसको आप ऐसे कह सकते हो 4i plus 8j divided by magnitude is under root 80. That is the unit vector. Next part, the point A is the midpoint of BC. Find the value of x and y. आपको यहाँ पर B और C के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, दैट इज 10, 3 एंड XY. तो मैं रफली अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मैं यूँ कहूँ कि एक पॉइंट है मेरा B, एक पॉइंट है मेरा C. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 10 एंड 3, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास? इट्स x एंड y, पोजीशन वेक्टर है. इनका जो मिड पॉइंट है दैट इज A. तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. मिड पॉइंट कौन है? मिड पॉइंट A है. A के कोऑर्डिनेट 6 और -5, तो ये आ गए 6 एंड -5 इज इक्वल्स टू x1 एंड x2 मेरे पास 10 एंड x है. ठीक है, तो दैट विल बी 10 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 इट्स y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. अब हम सिंपली x को x से इक्वेट करेंगे और y को y से इक्वेट करेंगे. सो नाउ इट विल बी 6 इज इक्वल्स टू 10 plus x divided by 2 and -5 equals to y plus 3 divided by 2. 2 6 are 12 minus 10 equals to x. So you got the value of x equals to 2 minus 10 minus 3 equals to y. So the value of y it's -13. ये सेम हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. ये आपका आंसर. Part C, the point E lies on OD such that OE ratio OD is 1:1 plus lambda. Find the value of lambda such that B is parallel to the x-axis. अगर मैं इसको रफली स्केच करूं तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे पास एक वेक्टर था OD, ऑलराइट. उस पर एक पॉइंट आया E, और E का रेशियो कुछ ऐसा है कि अगर ये 1 होगा तो ये पूरा रेशियो मेरे पास 1 प्लस लैम्डा होगा, जो कि आपको गिवन है. ठीक है, इसके अलावा इसने कहा कि B इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि अगर BE पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर लाइन ऐसे स्ट्रेट होगी तो आपको पता है कि उसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा. तो आपके पास E के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. ठीक है ना, B का मेरे पास y कोऑर्डिनेट क्या है? इट्स 3. तो E का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 3 होगा, बट E का x कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता. ठीक है, अब मैं दोबारा इसको बनाऊं, समझाने में मुझे आसानी होगी. मेरे पास ये एक पॉइंट E है जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ चुके हैं x, 3. ऑलराइट, अब ध्यान से सुनिएगा. अगर मैं इसको एक ऐसे ट्रायंगल बना लूं तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि इसका x तो मुझे नहीं पता, बट द y कोऑर्डिनेट इज 3. ऐसा ही है. यहाँ पर आपका पॉइंट D है, ये आपका पॉइंट O है, और आपको OD का वेक्टर पता है, इट्स 12 एंड 7. अच्छा, अगर मैं इस 12 एंड 7 को अपनी इस फिगर में हाईलाइट करूं तो 12, 7 क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो x का आपका डिस्टेंस है दैट इज 12, और जो y का डिस्टेंस है ये है 7. ये आपके दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन गए. जहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स वहाँ पर आप रेशियो अप्लाई कर सकते हो. तो अब मैं ये कह सकता हूँ दैट 3 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 12. सिंप्लीफाई किया, 12 3 are 36 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू x. तो आपके पास x आ गया. इसी कॉन्सेप्ट से अब मैं अल्फा निकाल सकता हूँ. कैसे निकाल सकता हूँ गौर से देखिएगा. मैं ये कहूँगा अब कि अगर मैं यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करूँ, अब मुझे x तो नोन हो चुका है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रेशियो कितना है? यहाँ पर आपके पास रेशियो 1 है, और ये पूरा रेशियो आपके पास कितना है? 1 प्लस लैम्डा है. ठीक है बेटा, देखें अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो बड़े ट्रायंगल में मेरे पास 1 प्लस लैम्डा, और उसके साथ जो ये लेंथ है हमारे पास दैट इज बड़े ट्रायंगल की हमारे पास ये है 7. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 7. ठीक है, अब छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं. छोटे ट्रायंगल में मेरे पास रेशियो कितना है? मेरे पास रेशियो है 1, और अगर मैंने बड़े ट्रायंगल की 7 ली है तो छोटे ट्रायंगल की मेरे पास 3 है, तो ये आ जाएगा 1/3. सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 3.
lambda is equals to 7 divided by 3 minus 1, 7 minus 3 4, 7 minus 3 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, ये आपके पास लैम्डा का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, the second, 8th and 44th term of an AP from the first three term of a GP progression. In the arithmetic progression, the first term is 1 and the common difference is positive. Alright. जब आपके पास क्वेश्चन इस तरह के हो कि दोनों सीक्वेंस उसमें आ रही हो, तो आप एक हेडिंग बना लें कि एक तरफ मेरे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक तरफ मेरे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक की जो सेकंड है, जो 8th है और जो 44th है आर द फर्स्ट 3 टर्म्स। ये आपके पास जीपी की फर्स्ट है, ये आपके पास जीपी की सेकंड है और ये आपके पास जीपी की थर्ड है। सही है ना? तो फर्स्ट टर्म आपको दे दी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, दैट इज 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव। शो दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5। ऑलराइट, मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म है, 8th टर्म है और 44th टर्म है और मुझे निकालना है इसका डिफरेंस। सेकेंड टर्म अरिथमेटिक का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। अरिथमेटिक का फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ऑलराइट, तो अगर ये T2 है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस डी। अगर ये T8 है तो क्या हो जाएगा? a प्लस 7d। और अगर ये T44 है तो ये हो जाएगा a प्लस 43 टाइम्स डी। ऑलराइट, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा T2 मेरे पास आ गई है a प्लस डी, T8 मेरे पास आ गई है a प्लस 7d और T44 आ गई है a प्लस 43d। लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि अब ये तो इसके बराबर हो चुका है। ठीक है, और हमें मालूम है कि जब जीपी की बात होती है तो वहाँ पर रेशो हमारे पास सेम होता है। तो जीपी के लिए अगर मैं रेशो निकालूं तो मैं ये कहूँगा कि T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू T3 डिवाइडेड बाई T2। यही होता है हमारे पास रेशो जीपी में। ठीक है, T2 मेरे पास क्या है? T2 मेरे पास है a प्लस 7d डिवाइडेड बाई T1 क्या है मेरे पास? T1 इज a प्लस d इज इक्वल्स टू T3 क्या है? a प्लस 43d डिवाइडेड बाई a प्लस 7d। आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, इसका मतलब है कि सारे जगहों पर मुझे a की जगह 1 प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, a की जगह 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 और ये भी 1। अब सिर्फ एक ही अननोन है मेरे पास, दैट इज डी। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 प्लस 7d होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 43d टाइम्स 1 प्लस d। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई किया हमने इसको तो हमारी इक्वेशन आ गई 6d स्क्वायर माइनस 30d इक्वल टू 0। मैं यहाँ से 6d कॉमन निकाल लेता हूँ, दैट लीड्स टू d माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास एक d का आंसर 0 आ गया और एक d का आंसर मेरे पास 5 आ गया, जो हमको प्रूफ करना था। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। ऑलराइट, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, मेरे पास n की वैल्यू भी है और मेरे पास डिफरेंस भी आ चुका है। जस्ट प्लेस ऑल द वैल्यूज हेयर। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर 20 टर्म्स। n इज 20 डिवाइडेड बाई 2a is 1 plus n is 20 minus 1 19 and difference is 5. Simplify किया, you will get the value as 20 is equals to 970। ये आपका आंसर। In B part 1 find the fifth term of a geometric progression। सबसे पहले फॉर्मूला आपके पास फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होगा AR की पावर 4। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पर A भी चाहिए, R भी चाहिए। a क्या हो जाएगा? a प्लस डी। ऑलराइट, तो अगर मैं a निकालूं, मैं कहूँगा T1 बराबर है a प्लस डी। मेरे पास a और d दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं प्रीवियस पार्ट में, तो दैट लीड्स टू 6। अगर मैं कहता हूँ T2 क्या हो जाएगा? इसका जो T2 था वो बराबर था a प्लस 7d, दैट लीड्स टू a प्लस 7d। a आपके पास 1 था, 7 5 आर 35 विच इज इक्वल्स टू 36। आपके पास जब T1 और T2 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब आप R निकाल सकते हो, विच इज 36 डिवाइडेड बाई 6 लीड्स टू 6। ऑलराइट, आपके पास R भी आ चुका है और आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है। सिंप्लीफाई किया आपने, T5 इज इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर a और R की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। a आपके पास 6 है, R आपके पास 6 है और इसकी पावर 4। सो दैट लीड्स टू 6 टू द पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 7776। ये आपका आंसर।
एक्सप्लेन वेदर और नॉट द सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एग्जिस्ट। अब आपके पास सम टू इन्फिनिटी का वर्किंग फार्मूला क्या होता है? वर्किंग फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ऑलराइट, आपके पास जो आर की वैल्यू आ रही है दैट इज ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, सिंस आर इज ग्रेटर देन 1, सम टू इन्फिनिटी डज नॉट exist। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, the diagram shows part of the curve y equals to 9 minus x times x minus 3 and the line y equals to k minus 3 where k is greater than 3. The line through the maximum point of the curve parallel to the y-axis, this point is parallel to the y-axis, this line meets the x-axis at A and the curve meets the x-axis at B and the line y equals to k minus 3 meets the curve at the point C k comma k minus 3. Find the area of the shaded region. काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले B का x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? मैं स्टार्ट करता हूँ B से, क्योंकि B काफ़ी आसान है। B लाई कर रहा है x पर, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। आपके पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स टाइम्स x माइनस 3, यहाँ पर आपने y को सिंपली 0 प्लेस किया, तो 0 इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स एंड x माइनस 3। आपके पास x के दो आंसर आ जाएंगे, एक x इज इक्वल्स टू 9 आएगा और एक x इज इक्वल्स टू 3 आएगा। ऑब्वियसली मेरे पास B का जो आंसर होगा दैट विल बी 9,0 और जो ये वाला पॉइंट होगा दैट विल बी 3,0। ठीक है, तो मेरे पास पहला कोऑर्डिनेट तो आ गया B का, इट्स 9,0। अच्छा, B से फायदा ये हुआ कि B और इस पॉइंट से आपको A मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? A आपका लाई कर रहा है बिल्कुल सेंटर पर। ऑलराइट, तो दैट विल बी द मिड पॉइंट। अब हम बात करते हैं A की। अच्छा, A का भी x, 0 होगा क्योंकि x पर लाई कर रहा है, लेकिन इसका x कैसे आएगा आपके पास? इट्स वेरी सिंपल, 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 लीड्स टू 6। तो आपके पास A के भी कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, इट्स 6,0। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग फॉर माई C कोऑर्डिनेट। ऑलराइट, अच्छा C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? C के कोऑर्डिनेट्स हैं k, k माइनस 3, और जो C आपका पॉइंट है ये इस कर्व पे लाई कर रहा है। कर्व की इक्वेशन क्या है मेरे पास? कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स टाइम्स x माइनस 3। अब मैं C के कोऑर्डिनेट प्लेस कर रहा हूँ, तो C का जो y कोऑर्डिनेट है इट्स k माइनस 3, तो ये आ जाएगा k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस k एंड k माइनस 3। तो यहाँ पर आपका k माइनस 3 कैंसिल, बचा क्या? 1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस k एंड k इज इक्वल्स टू 8। ऑलराइट, तो आपको C के कोऑर्डिनेट भी मिल गए 8,5। ये आपका C का कोऑर्डिनेट आ चुका है। आते हैं एरिया के ऊपर। सबसे पहले मैं कर्व के अंडर का एरिया निकालता हूँ। मेरे पास जो कर्व की इक्वेशन है विच इज y इज इक्वल्स टू, अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 9x माइनस 9 3 ज़ा 27 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो दैट विल बी 9 प्लस 3, इट्स 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27। ये मेरे पास y आ गया। अब शेडेड एरिया निकालने के लिए यहाँ पर हम एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये लाइन आ गई, तो इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि आपका शेडेड एरिया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पर जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 8, क्योंकि हम C के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं। ऑलराइट, तो अब A का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, A का x कोऑर्डिनेट था हमारे पास 6। तो अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो, ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए। ठीक है, मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो अब जब मैं कर्व को इंटीग्रेट करूँगा, ऑलराइट, मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट करी यहाँ पर, सो दैट विल बी 12x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 27x, और इस पे जो लिमिट्स अप्लाई होंगी वो होंगी मेरे पास फ्रॉम 8 to 9। इसको सिंप्लीफाई किया, लिमिट्स अप्लाई करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मेरा आंसर आ गया 2.6। 2.6 कौन सा एरिया है? इस वाले पार्ट का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास बड़े आराम से आ जाएगा। इट्स 2 टाइम्स C का y कोऑर्डिनेट 5 है, हम यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10। फाइनल आंसर शेडेड एरिया। सो शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2.6 इक्वल्स टू 12.6। ये आपका आंसर है।